Hi everyone, welcome back to the channel. चलिए शुरू करते हैं in the right way. So before going ahead, thank you so much for the positive reviews and feedbacks. एक feedback मुझे honest feedback मिला था अपने ex student से, but they are very close to my heart. So उन्होंने मुझे as a well-wisher suggest किया, मतलब वहाँ से start हुआ, then 2-3 बच्चों ने और recommend किया कि रूम में इको की साउंड है जिस वजह से वॉइस क्लियर नहीं है, बट एज अ बिगिनर मेरे लिए सब लर्निंग एक्सपीरियंसेस है. सो फॉर द टाइमिंग जब तक अरेंजमेंट नहीं होता आई एम यूजिंग दिस एज अ माइक. ये मैं कभी फिर बताऊंगा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बट होपफुली पहले के मुकाबले अब यहाँ पे वॉइस क्लियर होगी. तो जब तक अरेंज नहीं करते माइक तब तक इसे काम चलाते हैं, ठीक है. सो नेशनल इनकम हम कर रहे थे. नेशनल इनकम में लास्ट टॉपिक पे डिड दिस इज नेशनल इनकम पार्ट 3. सो नेशनल इनकम में लास्ट हमने जो किए थे वो काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स किए थे. आज मैं आपको 2 प्राइम टॉपिक्स करा रहा हूँ जो इस चैप्टर के सबसे कोर क्वेश्चंस बनते हैं और वहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है. देन सेकेंडली विल डू 3 इक्वेशंस जो हमारे लिए 3 तीर्थ के समान है बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं 3 इक्वेशंस के बेसिस पे आप नेशनल इनकम की बड़ी कैलकुलेशंस कर पाओगे. एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 3 बड़े मेथड में से एक मेथड एटलीस्ट इस वीडियो में करा दूँ. एंड इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम नेशनल इनकम को कंक्लूड करेंगे. सो इन ऑल मेरी तरफ से 4 वीडियोस बनती है नेशनल इनकम की. सी जब हम रियल ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं तो मुझे वहाँ पे 20 to 25 क्लासेस लगता है पूरी नेशनल इनकम को कंप्लीट कराने के लिए. 2 घंटे तो आई थिंक इनफ है कम से कम नेशनल इनकम को रिवाइज करने के लिए, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा एजेंडा रहेगा सबसे पहले रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी. सेकंड जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर. एंड थर्डली विल डू 3 इक्वेशंस. इसके बाद टाइम बचेगा तो विल डू इनकम मेथड. अदरवाइज दिस विल आल्सो बी टेकन अप इन द नेक्स्ट क्लास, बट आई विल ट्राई कि आज आपने हो जाए. तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्किंग इट अगेन. रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी. तो सी सबसे पहले तो मैं आपको यही इशू क्लियर कर देता हूँ कि जीडीपी है या नेशनल इनकम है तो उसको कैसे करें. टॉपिक विल बी बिटवीन रियल वर्सेस नॉमिनल. इट डजंट मैटर वो जीडीपी के बारे में पूछ रहा है या नेशनल इनकम के बारे में पूछ रहा है. इवन इफ दे आर आस्किंग यू नेशनल इनकम, जीएनपी और समथिंग एल्स, आप सारा मैटर सेम यूज कर सकते हो. सिर्फ जीडीपी को किससे सब्स्टिट्यूट कर दो, जीएनपी से या नेशनल इनकम से. तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो वी आर टेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल. जीडीपी और ये सब हमारे लिए सेकेंडरी टर्म्स होती है. तो रियल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस है तो सिंपल से एग्जांपल ले लें. 2010 में और से 2020 में प्राइसेस और क्वांटिटी देखते हैं. प्राइसेस यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 150 हुए. यहाँ पे प्राइसेस 120 थे और यहाँ पे प्राइसेस क्वांटिटी 120 थे और यहाँ पे क्वांटिटी सपोज करते हैं इट केम आउट टू बी 90. सो दिस इज दीज आर द वैल्यूज. अब अगर मुझे कंट्री का जीडीपी निकालना है तो जीडीपी का बेसिक मतलब होता है the final value of all goods and services produced in the economy, but final goods and services. अब फाइनल और इंटरमीडिएट हम कर चुके हैं. अगर आपने नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो. तो जीडीपी का बेसिक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि कितने प्राइस में कितनी यूनिट्स बनी है कंट्री. अगर मैं इस साल का कंपेयर करता हूं तो दिस विल बी 12,000 और इस साल का कंपेयर करते हैं तो दिस विल बी 13,500, है ना. बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं जीडीपी को कंपेयर करता हूं तो ये क्या कह रहा है, इंक्रीज. मतलब मेरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है. बट एक्चुअली देखा जाए तो 120 यूनिट से कम होकर हम कितने पे आ गए, 90 यूनिट्स पे. इसका मतलब प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी. तो ये जीडीपी कैसे बढ़ गया, यहीं पे प्रॉब्लम आती है बेटा सर. ये जो वैल्यू है ये सिर्फ नॉमिनल वैल्यू है. नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि आपको ये मोटी मोटी वैल्यू बता रहा है कि आपकी कंट्री में प्रोडक्शन कितनी हुई एट कौन से प्राइसेस पे, करंट ईयर प्राइसेस. कि ये करंट ईयर के प्राइस पे बता रहा है कि एक्चुअली आज की डेट में उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू होगी. बट ये वैल्यू थोड़ी है, ये तो प्राइसेस के बढ़ने के कारण हुआ है.
इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब भी इन्फ्लेशन होती है तो क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाती है, नहीं, उसके कारण हमारी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, कम। मतलब मेरे पास पहले 100 रुपए थे, उसके अंदर मैं एक्स यूनिट खरीद सकता था, आज भी 100 रुपए, तो क्या मैं सेम एक्स यूनिट उसमें खरीद सकता हूँ, नहीं, उस 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे सिचुएशन में नॉमिनल जीडीपी मेरी इकोनॉमी को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, हम उसमें क्या निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते। अब रियल जीडीपी क्या होता है, बेस ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी। ये जो मैंने लिखा है क्या है, पी नोट। पी नोट का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, और क्यू वन का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बेस ईयर का प्राइस कितना है, 100, और करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 90। तो रियल जीडीपी कितना है आपके पास, 9%। व्हिच मींस अगर मैं पुराने साल से इस साल को कंपेयर करूं तो मेरा रियल जीडीपी कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो हेंस हमारी कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होगी। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब इसको फैक्ट्स को लिखते हैं क्या, नॉमिनल जीडीपी डज नॉट इग्नोर और रिड्यूस द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। ये इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटाता नहीं है, ये उसको कंसीडर करके चलता है। जबकि रियल जीडीपी रिड्यूसेस इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी इन्फ्लेशन को हटाकर आपको इम्पैक्ट बताता है कि आपकी कंट्री में प्राइस को छोड़कर प्रोडक्शन में एक्चुअली कितना चल रहा है। तो ये बेटर इंडिकेटर हुआ, और ये नॉट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आपकी कंट्री की ग्रोथ का अच्छा इंडिकेटर नहीं है, और ये आपकी कंट्री की ग्रोथ का एक अच्छा इंडिकेटर कहलाता है। और थर्ड पार्ट आता है कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, जबकि नॉमिनल जीडीपी होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। थर्डली ये पॉइंट से फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, रियल जीडीपी में जब भी चेंज आता है, चेंज ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज आता है। जैसे अगर मैं इससे इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं तो देखो इसमें क्या लगाया हमने, P नॉट इंटू क्यू नॉट, इसमें क्या लगाया है P1 इंटू Q1, और इसमें क्या लगाया हमने P नॉट इंटू Q1। इसको और इसको देखो, प्राइस क्या दोनों में सेम है, तो चेंज किसकी वजह से आया, सिर्फ क्वांटिटी। पर जब हम इसको और इसको कंपेयर करें तो प्राइस भी बदल गया और क्वांटिटी भी बदल गई। तो यहाँ पे जो चेंज आता है वो दोनों की वजह से आता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों की वजह से चेंज आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रियल जीडीपी इज आल्सो नोन एज जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, जबकि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस। सिंपल। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल। इन केस आपसे पेपर में पूछते हैं कि आप इसमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमें दो, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप यही सेम एग्जांपल एज इट इज कोट कर सकते हो, जिसमें आप लिखेंगे 9000 से 13500 मतलब 4500। कैसे, 13500 में से 9000 माइनस करें तो जो ये गैप आ रहा है दिस इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया इसे हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि जो भी आपकी जीडीपी में चेंज आ रहा है या ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से, चेंज इन प्राइसेस की वजह से। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। नाउ सपोज आपको जीडीपी की जगह नेशनल इनकम पेपर में आए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ जीडीपी वर्ड जहां पे मैंने लिखा है वहां पे नेशनल इनकम लिखो या जीएनपी लिखो या जो भी आ रहा है, डिफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, देयर वोंट बी एनी डिफरेंस। गॉट इट? अब इसमें एक टॉपिक हो गया व्हिच इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इनटू में 100। जैसे अगर मैं इसी को कंपेयर करूं तो नॉमिनल जीडीपी कितना था 13500, रियल जीडीपी कितना है 9000 इनटू में 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 13500/9। तो आई विल से दिस इज 13500 को 1350 को 9 से डिवाइड करते हैं 945, तो दिस विल बी 150। सो इट मींस बेस ईयर से करंट ईयर में प्राइसेस कितने परसेंट होगी 150। तो ये याद रखना है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर आपने स्टैट्स में लास्ट ईयर पढ़ा था, क्या होता है हमेशा 100।
मेरा जीडीपी डिफ्लेटर फॉर करंट ईयर कितना आ रहा है 150, तो हम क्या कह सकते हैं 50% से प्राइसेस क्या कर गए इंक्रीज कर गए प्राइसेस। कैसे चेक करोगे, देखो ना प्राइस 100 के थे अब 150 के हो गए, इसका मतलब कितने परसेंट से बढ़ गए 50% ना। ये हमारा आंसर है, दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर मैं आपको इसको बेस टर्म्स में समझाऊं तो देखना ध्यान से, नॉमिनल जीडीपी क्या था P1 into Q1, रियल क्या था P0 into Q1 इनटू में 100। ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिखा हमने। अगर Q1 से Q1 कट गया तो क्या बचा P1 upon P0 इनटू में 100। आपको नहीं लगता ये प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था जो हम लास्ट ईयर करते थे स्टैट्स में? तो ये सेम चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जीडीपी डिफ्लेटर इज आल्सो टर्म्ड एज प्राइस इंडेक्स, कि आपकी कंट्री में कितने प्राइसेस में चेंज आया वो कौन बताता है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट टॉपिक। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब होगा? तो जनरली रियल जीडीपी क्या होता है बेटा P0 into Q1, ये क्या होता है P1 into Q1। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है ऐसे तो इसका मतलब ये करके कैंसिल, क्या बचा P0 इज मोर देन P1। तो जब हम ये कहें कि बेस ईयर के प्राइसेस ज्यादा थे और करंट ईयर के प्राइसेस कम हो गए तो उस सिचुएशन में ये चीज बिल्कुल वैलिड हो सकती है। इसको हम अपनी इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोलते हैं डिफ्लेशन, कि बेस ईयर के मुकाबले अगर करंट ईयर में प्राइसेस कम हो जाते हैं उस सिचुएशन में आपकी रियल जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी से क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अब डिफ्लेशन क्या होता है, देखो इन्फ्लेशन हमने बहुत सुना है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है महंगाई, कि कंट्री के अंदर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो डिफ्लेशन क्या होगा बेटा इसका रिवर्स होगा, मतलब जब मार्केट फॉल करे प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाए महंगाई का मतलब वो मुझे नहीं पता अपोजिट क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल इंग्लिश टर्म में रखते हैं। तो डिफ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो और आपकी इकोनॉमी के अंदर एकदम से डिप्रेशन आना स्टार्ट हो, उसे हम डिफ्लेशन की तरफ कंसीडर करते हैं। तो डिफ्लेशन इज सिंपली फॉलिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन इज सिंपली राइजिंग प्राइसेस। सो दिस वाज फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे। नेक्स्ट पे आते हैं जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेल्थ। डन, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेल्थ। इसका क्या मतलब है, देखो अगर मुझे कंट्री ए को कंट्री बी से कंपेयर करना है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि दोनों की कंट्रीज में वेलफेयर कितना है। अब वेलफेयर क्या है, वेलबीइंग है कि सोसाइटी में लोगों का कितना भला हो रहा है, लोग कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, दैट इज वेलफेयर। सो अगर मुझे कंट्री ए को कंट्री बी से कंपेयर करना है तो क्या मैं जीडीपी को एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें जीडीपी की वैल्यू 1000 रुपीज है और इसमें से 1400 रुपीज में ले लेते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी फॉर द टाइम बिंग। तो अगर मुझे दोनों कंट्रीज में कंपेयर करना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसमें जीडीपी ज्यादा है तो वेलफेयर भी ज्यादा होगा? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हो सकता है कुछ सिचुएशन में हो लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। टॉपिक है कि अगर मैं जीडीपी को दोनों कंट्रीज के वेलफेयर का मेजर मानता हूँ तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती है। अब देखो जनरल से अगर मैं आपको ये कहूँ कि जीडीपी के अंदर इस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ आर्म्स एम्यूनिशन, देसी भाषा में कहें तो अगर आप इस कंट्री के अंदर से वेपन्स बना रहे हैं और उसकी वजह से इतना जीडीपी है तो क्या वेलफेयर होगा वहां पे? नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है जो जीडीपी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो ऐसे गुड्स से हो रही है जिससे कंट्री के अंदर क्राइम बढ़ रहा है या उससे आपकी कंट्री के वेलफेयर पे फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरे लिए इसकी लिमिटेशंस टॉपिक है कि आप जीडीपी को वेलफेयर का मेजर नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है वो कुछ इस तरीके से हो कि उसके अंदर डीमेरिट गुड्स आते हैं। डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? डीमेरिट गुड्स उन्हें बोलते हैं जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, से फॉर एग्जांपल अल्कोहल, टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स या जो भी इस टाइप के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं। ओके, सेकंड आता है इन्फ्लेशन। मतलब ये भी तो पॉसिबल है कि ये दोनों नॉमिनल जीडीपी हो और वो इस वजह से आ रहा है कि इस कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन ज्यादा का मतलब महंगाई ज्यादा है। अगर बेटा महंगाई ज्यादा होगी तो क्या उस कंट्री में वेलफेयर होगा? नहीं। महंगाई ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंट्री की परचेसिंग पावर खत्म होगी। इट सिंपली सेज कि ये कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में चल रही होगी। थर्ड आता है कि ये जो वैल्यू है हो सकता है इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है पीपल के बीच में
डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पीपल, कहने का मतलब क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ना भी बोले, अगर हम इसको सिंपली ये क्लासिफाई करते हैं इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटीज का क्या मतलब हो सकता है, सिर्फ दोनों के अंदर 1000 और 1000 लोग थे, इसमें क्या हुआ 900 लोग ये कमाते हैं और 100 लोग अनएम्प्लॉयड है। बट इस कंट्री में क्या है, 10 लोग ये कमा रहे हैं और 990 लोग अनएम्प्लॉयड है। ऐसे सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, जो ये इनकम है वो ज्यादातर सब मिलके कमा रहे हैं, तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि ये तो सर्वाइव कर रहे होंगे, बट इनका सर्वाइव का चांस क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ आता है पॉपुलेशन। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए क्या लिखते हैं, अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 100 लोग हैं और इसके अंदर 1000 लोग हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 100 लोग मिलकर 1000 कमा रहे हैं और 1000 लोग मिलकर 1400 कमा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कौन सी कंट्री बेटर है, ए कंट्री बेटर है। बट अगर मैंने जीडीपी को कंसीडर किया होता सिर्फ वेलफेयर के लिए, तो हम क्या कह देते हैं गलती से बी बेटर है। नहीं, हम हो सकता है कि इस कंट्री की पॉपुलेशन कम और इस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा। अब आते हैं सबसे फोर्थ पॉइंट, लास्ट के 2 पॉइंट्स प्लीज समझना ध्यान से। इन दोनों पर इंडिविजुअल 3 मार्क का क्वेश्चन पूरा आ जाता है। तो पहले कंसीडर करते हैं बेटा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सिंपली ये कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर ऐसी काफी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको आप पैसों की टर्म्स में लिख ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हमको उसकी वैल्यू नहीं पता, बट उसका मार्केटेबल डाटा नहीं होता। एग्जांपल क्या है, से मैं अगर अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने घर के किचन गार्डनिंग मैंने अपने घर के एक छोटे से लॉन्ड्री गार्डन में किचन गार्डनिंग कर ली, बड़े बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स ये सब चीजें लगाई, तो उससे जो वैल्यूएशन जनरेट होगी, क्या मैं उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकता हूँ? नहीं। अब ये मत बोलना कि 2 टमाटर लगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ना, 2 टमाटर की मार्केटेबल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, या आपने उसके ऊपर जो लव दिया, अफेक्शन दिया, आपने उसको केयर दी, आपने अपना पर्सनल लीजर टाइम उसमें स्पेंड किया, उन सब रीजंस की वजह से मैं उसकी मार्केटेबल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। इसी तरीके से हम अपनी मदर की सर्विसेज की बात करें कि हमारी मदर सुबह से शाम तक हमको कोई डोमेस्टिक सर्विसेज देती है, क्या आप उन सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हो? जिसकी वजह से हम उनको जीडीपी में काउंट नहीं करते, बट वो लार्जली किसको अफेक्ट करती है, हमारे वेलफेयर। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस एक्सचेंजेस होते हैं जो मॉनेटरी नेचर के नहीं होते, बट वो वेलफेयर को बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर वो वेलफेयर को अफेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली सेज कि आपके वेलफेयर के अंदर उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल आएगा, बट सिर्फ जीडीपी के अंदर काउंट नहीं हो पाएगा। हेंस ये वाला भी आपके वेलफेयर को अफेक्ट करेगा, बट जीडीपी को अफेक्ट नहीं करता। लास्ट पार्ट आता है एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या कहते हैं, व्हिच आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीडीपी। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जीडीपी के स्कोप के बाहर नहीं है। पॉइंट ये है कि आप उनको जीडीपी में काउंट कर सकते हो, लेकिन कर नहीं पा रहे, मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू हमें नहीं पता है ना। बट एक्सटर्नैलिटीज का क्या मतलब है, से फॉर एग्जांपल मैंने चलते चलते कहीं पे मेरे को रोड पे या कहीं पे साइड में मेरे को स्पेस दिखा जो बिल्कुल किसी का भी नहीं है, मैंने कहीं पे एक पौधा लगा दिया, एक पेड़ लगा दिया, क्या मैं उसको जीडीपी में कभी कंसीडर कर सकता हूँ? प्रोडक्शन में तो भी हेल्प करेगा, बट वो कहीं ना कहीं वेलफेयर को अफेक्ट करेगा। उस प्लांटेशन के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर का आउटपुट हो ना, बट ये ट्रांजैक्शन मेरे वेलफेयर को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। हेंस ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नैलिटीज। तो हम एक्सटर्नैलिटीज में 2 पॉइंट देखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं जैसे आपने प्लांट्स लगाए, आप योगा को पॉपुलराइज कर रहे हो, आप अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, आप फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहे हो। ये सब चीजें किसमें आती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में, जिनकी वेलफेयर पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा, लेकिन आपकी जीडीपी में इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव, जैसे स्मोक। तो सिगरेट परचेज करने पे तो जीडीपी है, वो जीडीपी को भी अफेक्ट करेगा और वेलफेयर को नेगेटिव करेगा। बट जीडीपी की ट्रांजैक्शन के बाद जब आपने मतलब मिस्टर एक्स ने वो स्मोक किया या उसको पीना स्टार्ट किया, तो उस केस में जब वो स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो वाला स्मोक तुम्हारे जीडीपी में काउंट हो सकता है? बट वो वेलफेयर को क्या करेगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इसके लिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो स्मोक है,
पोल्यूशन है या ईव टीजिंग है या इस टाइप की जितनी भी इश्यूज है, ये सब आपके लिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। करेक्ट। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, अंडर एस्टिमेट एंड ओवर एस्टिमेट। इसका क्या मतलब हो कि जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर में अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड, व्हिच मींस अगर मैं ये कहूं कि जीडीपी वेलफेयर को अच्छे से नाप तोल करके बता दो, एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, ये मेरी जीडीपी की वैल्यू है और ये मेरे वेलफेयर की वैल्यू। डन। अब अगर मैं ये कहूं कि जीडीपी मेरे वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है, तो जीडीपी अगर बढ़ा हुआ है मेरी कंट्री का, तो मैं क्या कह लूंगा कि मेरा वेलफेयर भी बढ़ा हुआ है। वेलफेयर तो कहां पर है? नीचे। इसका मतलब जीडीपी वेलफेयर को क्या कर रहा है? ओवर एस्टिमेट कर रहा है। डन। रिवर्स करते हैं, अगर मैं आपको कहूं मेरा वेलफेयर यहां पर है, जीडीपी यहां पे है ना, बट समहाउ आपका जीडीपी कम हो गया क्योंकि कंट्री में डिफ्लेशन आ गई। ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने कहा जीडीपी वेलफेयर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वेलफेयर क्या होना चाहिए यहाँ पर? वेलफेयर तो ज्यादा है, तो जीडीपी इस सिचुएशन में क्या कर रहा है? उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, अगर आप ओवर एस्टिमेट देख रहे हैं तो सॉरी अंडर एस्टिमेट देखते हैं तो ये कब होगा? जैसे वेलफेयर ज्यादा है बट जीडीपी कम है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस में, और ओवर एस्टिमेट के केस में क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस में जीडीपी उसको ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेकंड टॉपिक। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दिस इज वेरी क्रूशियल। डन। तो ये स्टार्ट करते हैं। तीन इक्वेशंस क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी में G stands for gross, D stands for domestic and P stands for product, जिसका मतलब हुआ कि मोटा मोटा कंट्री की बाउंड्री के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट की कीमत कितनी है। ग्रोस का मतलब मोटा मोटा का कहने का मतलब ये हुआ, आप ओवरऑल ऊपर से वैल्यूज उठा लो, उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं उठाएंगे, सिर्फ ग्रोस वैल्यू उठा लेंगे कितनी आएगी, देन उसे जीडीपी बोलेंगे ना। अब हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपने चैप्टर की हेडिंग में पढ़ा होगा, एक टर्म आता है एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स का मतलब बेसिकली होता है सम, एग्रीगेट का मतलब सम होता है, एंड एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है कि आप जीडीपी को या नेशनल इनकम को किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो हम एग्रीगेट्स कैसे पिक करते हैं? ग्रोस की ऑप्शन होती है नेट, डोमेस्टिक की जगह वी कैन यूज नेशनल, प्रोडक्ट सेम रहेगा, और जब भी जीडीपी निकाला जाता है तो वो दो वैल्यूज पे निकलता है, या तो एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस की जगह दूसरा नाम हो सकता है फैक्टर कॉस्ट। तो सी हर प्लेस पे मेरे पास दो दो ऑप्शंस है ना। अब अगर आप लोगों के पास मैथ्स था 11th में, तो आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया होगा, वेयरिंग यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि तीन प्लेसेस पे मुझे दो दो कॉम्बिनेशंस पुट करने हैं। तो मेरे कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? दिस विल बी 2 into 2 into 2 विल बी 8। तो ये 8 कैसे बनते हैं? तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी। अब दोनों ग्रोस पर है तो दोनों को किस पे कर दो? नेट पे। एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। चारों डोमेस्टिक पे थे, चारों किस पे हो सकते हैं? नेशनल पे। जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी। तो ये चार एग्रीगेट्स क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, और ये चार एग्रीगेट्स क्या कहलाते हैं? नेशनल एग्रीगेट्स। तो हमारे पास चार डोमेस्टिक एग्रीगेट होते हैं, चार नेशनल एग्रीगेट्स होते हैं। बट इनमें सबसे क्रूशियल कौन सा होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं? जैसे जीडीपी एंड एमपी। लेकिन हम जब इन दो फैक्टर्स की बात करते हैं ना, ये दो हमारे लिए सबसे क्रूशियल है। दिस एनएनपी एट एफसी इज यूज्ड फॉर नेशनल इनकम। मतलब कि जब भी आपको कहा जाएगा कि नेशनल इनकम निकालिए, तो आपको अपने आप ही ये सोचना पड़ेगा कि नेशनल इनकम ये 8 में से कौन होंगे? तो नेशनल इनकम हमेशा क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। और ये एनएनपी एट एफसी क्या है? देखो इसमें क्या फर्क है? दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल और ये टी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। तो सब सेम सिटी, तो ये क्या बन जाता है कंट्री की? डोमेस्टिक इनकम। करेक्ट। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक एनडीपी एट एफसी और एक एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, अब पेपर में आपको इनमें से कोई भी दे सकते हैं निकालने के लिए,
बट जब हम लोग 3 मेथड्स करेंगे बड़े वाले, इनकम एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट मेथड, उनके दम पर वी विल गेट ओनली एनडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एनपी और एनएनपी एट एफसी यूजिंग सम फॉर्मूलाज। ये सब निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, व्हिच मींस अगर आपको इनसे इन पर जाना है तो यू नीड सम फॉर्मूलाज। वो 3 हमारे लिए बिल्कुल मतलब अमृत समान कौन सी इक्वेशंस हैं, यही 3 इक्वेशंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। गॉट इट? वो 3 क्या आती है, एक एक करके भी करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ग्रॉस और नेट, इनमें क्या है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी कंपनी का एक ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब समझो, ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपने यहाँ पे टोटल किया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया। अब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए तो क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट। अब डेप्रिसिएशन वाज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं इकोनॉमिक्स में सारे एक्सपेंसेस को हटा के केवल एक डेप्रिसिएशन लिया, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी बेटा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। तो इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। समझ आया? इधर है तो माइनस, उधर चला गया तो प्लस। अब ये आपको देखना है कि जब भी जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे करो और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको हमेशा राइट साइड पे, उसके अंदर चेंज करते हैं हमेशा, ठीक है। एक मैं करके दिखाऊंगा, अभी आगे बढ़ते हैं। दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम पहले ये करेंगे, ये इजी। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दो टर्म्स है, इसे हम एफसी बोलते हैं, इसे हम एमपी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो इस मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में यही समझाता हूँ कि अगर आपके पास ये मार्कर है और इस मार्कर की फैक्टर कॉस्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन चारों को ऐड अप करके कॉस्ट बनती है 5 रुपये। हाउ मच, 5 रुपीज। बट क्या मार्केट में 5 का बिकेगा, नहीं। सपोज करते हैं ये मार्केट में 7 रुपीज का बिक रहा है, कितना, 7 रुपीज। तो ये जो बीच में 2 रुपए का गैप आ रहा है, ये क्या चीज है, ये जो 2 रुपए का गैप आ रहा है, ये क्या चीज है, दिस इज नॉट प्रॉफिट। क्यों, प्रॉफिट ऑलरेडी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में काउंटेड है, ये प्रॉफिट नहीं है। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाती है, कि जीएसटी लगा लगाती है। तो हम जीएसटी को थोड़ा सा ब्रॉड करके क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम ये मानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स 3 रुपए का लगा देता हूं, हाउ मच, 3 रुपीस। इससे इसकी कीमत 8 रुपए होगी, बट क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पसेस में यूज होगा, अ काइंड ऑफ मेरिट गुड, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि देखो प्राइस तो बढ़ गया टैक्स लगाने से, तो ये वेलफेयर के लिए यूज होगा। हम क्या करते हैं, आपको इसमें छूट दे देते हैं। वो छूट इंग्लिश में क्या कहलाती है, सब्सिडी। तो आपको गवर्नमेंट सपोज 1 रुपए की क्या दे देती है, सब्सिडी दे देती है। तो मार्केट प्राइस कितने का बन गया बेटा, 7, 5 + 3 8 - 1 will be 7। ये जो हमने त्रिगुण किया प्लस ये माइनस ये क्या बना, मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने का पे किया, 2 रुपए का। तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो एमपी इज इक्वल्स टू एफसी माइनस एनआईटी प्लस एनआईटी। एफसी में एनआईटी क्या किया, प्लस किया, और एनआईटी क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये एनआईटी का प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल्स टू एफसी। ये कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है कि ऊपर तो प्लस था, यहाँ पे माइनस है। मैं आपको सारी इक्वेशंस की डबल साइड सिखा रहा हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो। हाँ, लेकिन जब भी साइड शिफ्ट होगी तो साइड उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। बस ये याद रखना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, ग्रॉस इज इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। एमपी इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट में 90 प्लस एमपी में से 90 माइनस कर दोगे तो वापस से किस पे आ गया, फैक्टर कॉस्ट। दिस इज द केस। लास्ट पार्ट फाइनली बहुत टफ है, हमें टफ नहीं है, डोमेस्टिक और नेशनल का छोटा सा कंसेप्ट है। अब ये टॉपिक पे मैं वाइंड अप करूंगा बेटा, मुझे लग रहा है दिस विल बी टीएमआई, फाइंड टू मच इंफॉर्मेशन। सो अब कैसे करते हैं बेटा, देखो ये मेरी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री है,
डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, मेरी कंट्री का रेजिडेंट और मेरी कंट्री का नॉन रेजिडेंट। ये हमने पढ़ा था ना कि अगर बाउंड्री के अंदर है तो मैं तो इनकम में काउंट कर लूंगा डोमेस्टिक इनकम में, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा वो मेरी कंट्री का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बट नेशनल इनकम कहता है कि मेरी कंट्री के रेजिडेंट्स की इनकम ऐड होगी, चाहे वो कंट्री के अंदर है चाहे कंट्री के बाहर है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हुआ R1 प्लस NR1, रेजिडेंट 1 नॉन रेजिडेंट 1। नेशनल इनकम का मतलब क्या होगा, इट विल बी R1 प्लस R2। अगर मैं दोनों का डिफरेंस कर दूं तो ये क्या बना, माइनस एंड माइनस कैंसिल, क्या कुछ रहेगा R2 में से NR1 माइनस, है ना। अब ये R2 क्या है, वो रेजिडेंट जो मेरी कंट्री के बाहर पैसे कमा रहा है, तो बाहर से वो मेरी कंट्री में पैसा लेकर आएगा, इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड को कहा जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। माइनस NR1 का मतलब मेरी कंट्री में कमा रहा है लेकिन लेके बाहर जाएगा, तो उसको क्या लिखो, फैक्टर इनकम टू अब्रोड या अराउंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको हम क्लब करके क्या लिख देते हैं बेटा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या फिर ROW, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है NFIA। तो सपोज आपको पेपर में NFIA की जगह पूरा लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड फ्रॉम इंडिया, जस्ट टू अब्रोड है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे दिया तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, टू माइनस फ्रॉम के, बट हम क्या करते हैं फ्रॉम माइनस टू, आप उसके आगे एक छोटा सा माइनस लगा दो। कहने का मतलब अगर उन्होंने आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 50 दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे हमारा NFIA विल बी -50। समझ गए क्यों, टू का मतलब हुआ टू माइनस फ्रॉम और फ्रॉम का मतलब हुआ फ्रॉम माइनस टू। हमारे सारे फॉर्मूलाज फ्रॉम के बेसिस पर है, तो मैंने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड के आगे एक माइनस लगा के फॉर्मूला पलट दिया। कर दो तो क्या करो, तो यहाँ पे वापस आएगा, तो ये कंसेप्ट क्या था, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू ये। तो नेशनल में से डोमेस्टिक माइनस किया, मैं इसको वेरीफाई यहाँ पे कराऊंगा, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इज इक्वल्स टू NFIA। तो माइनस डोमेस्टिक उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल्स टू नेशनल या नेशनल माइनस NFIA इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक। बस क्लियर। एक और चीज समझानी है, बट मैं आपको इनकम मेथड के नीचे समझाऊंगा कि NFIA के तीन कंपोनेंट्स क्या बनते हैं, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं। बट आप लोग गलती से क्या करते हो, जब आपको कहा जाता है कि NFIA के कंपोनेंट्स लिखो तो फ्रॉम माइनस टू लिख देते हो, दीज आर नॉट कंपोनेंट्स, दिस इज फॉर्मूला। कंपोनेंट्स तीन अलग होते हैं, जब हम इनकम मेथड करेंगे उसमें कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, होपफुली आपको क्लियर है। इसमें से कुछ पूछना है आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, रिवाइज द नोट्स, पुरानी वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स ब्रश अप हो जाए। मैं आपको श्योर करता हूँ अगर आप एक रीडिंग नोट्स की करते हैं अपनी बुक की या नोट्स के जो आपने बनाए हैं और एक बार आप वीडियो को समझ लेते हैं तो आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा एंड दिस विल बी यूज्ड फॉर लाइफ टाइम। गॉट इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। And if you have not subscribed the channel, subscribe it now and share it with your friends and families. Thank you. Bye.